नीचे अपना अपना स्थान का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रकल्प बनवासी कल्याण आश्रम का एक हिमाचल का जो प्रकल्प है हिमगिरी कल्याण आश्रम, उसके तहत दूर दराज के जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, ऐसा एक प्रकल्प है हिमगिरी कल्याण आश्रम। जो दूर दराज के बच्चे हैं जिनको आधुनिक शिक्षा नहीं मिलती, गांव में नहीं मिलती, बनवासी बच्चे हैं, उनके लिए एक इस प्रकल्प के द्वारा बढ़िया आधुनिक और अपडेट शिक्षा दी जाती है। इस नाते आज चंबा जिला के चनेड़ में हिमगिरी कल्याण आश्रम के इस विद्यालय में आज बच्चों के छात्रावास का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। इस नाते मैं आप सबके चैनल के माध्यम से जितने भी पदाधिकारी हैं इस विद्यालय के और हिमगिरी कल्याण आश्रम के जितने हमारे सभी पदाधिकारी हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यही मुझे आज कहना है। कितने बच्चे हैं? ये हॉस्टल ही है ना? कांगड़ा चंबा सांस्कृतिक क्षेत्र हमारे बीच में, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इनका ताली बजा के स्वागत करें, इसका शुभारंभ करें। श्यामा पातु सरस्वती भगवती नीचे सदायापा शुक्ला ब्रह्म विचार सार परमा आज्ञा जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी भगयजा ज्ञानांजकाय
वन्देता परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी परंपरा को आगे चलाते हुए मैं विशेष परिचय की दृष्टि से आज के जो हमारे इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हैं उनका परिचय मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आदरणीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज, माननीय सांसद कांगड़ा चंबा, आप कांगड़ा के नूरपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में आप जिला नूरपुर में ही रहते हैं। आप विद्यार्थी जीवन से महाविद्यालय से हासिल की है। आपने महाविद्यालय में रहते हुए विभिन्न दायित्वों का निर्वाह सफलतापूर्वक किया है। आप हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष रहे हैं। आप कांगड़ा केंद्रीय सरकारी के अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में आप कांगड़ा चंबा लोकसभा से सांसद हैं। ऐसा आपका परिचय। मैं मुख्य अतिथि माननीय सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को शॉल, टोपी और समृद्धि चिन्ह देके सम्मानित करें। कुमार चौहान का आपके समक्ष रखता हूं। तक शिक्षा ग्रहण की है। आपने सन 1983 में भारतीय आर्थिकी सेवा में प्रवेश पाया। अगले ही वर्ष आपने भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश करके पूरे चंबा का नाम रोशन किया। आप अपनी सारी सेवा बिहार में दी और अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी। आपने कई देशों की यात्रा की। आपको आपकी उत्कृष्ट सेवा, आप पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। अब मेरा आग्रह प्रचारक हैं। मूलतः अकोला महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पूर्व में आप विदर्भ प्रांत के प्रचारक रहे। 2015 में आप वनवासी कल्याण आश्रम के साथ जुड़े। 2016 में वर्तमान में आप राष्ट्रीय महामंत्री वनवासी कल्याण आश्रम। आग्रह रहेगा प्रांत के उपाध्यक्ष चतर सिंह पटियाल जी से कि आप अब नाम लेना चाहूंगा श्रीमान चमनलाल शर्मा जी। आप मूलतः होली के कुलेट गांव के रहने वाले हैं। राजनीतिक और जनजातीय क्षेत्र में आपकी पहचान एक समाज सेवी के रूप में होती है। अब मेरा आग्रह रहेगा पंकज गुप्ता जी से कि आप आए और श्रीमान चमनलाल शर्मा जी को टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड से मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आज हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। नगर के अध्यक्ष योगेश महाजन जी से कि वो आए
और आज के हमारे सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत रखना चाहूँगा श्रीमान भगत बड़ोत्रा जी का उपस्थित हुए हैं। आप मूलतः किलाड़ वांगी के रहने वाले हैं। आपने चंडीगढ़ से ग्रहण किए हैं। वर्तमान में आप पांगी कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं। ऐसा अब मेरा आग्रह रहेगा शहर सचिव हिमगिरी कल्याण आश्रम चंबा श्री अशोक ठाकुर जी से कि वो आए और आज के हमारे विशेष अतिथि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार महोदय। हमारे बीच में हैं। आप मेरा आग्रह रहेगा ललित कुमार जी से कि वो इन्हें समृद्धि बिजली विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप मूलतः चंबा के रहने वाले हैं। बस आग्रह रहेगा संजीव महाजन जी से कि वो आए और हमारे आप 2016 से वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हैं। आप दिल्ली प्रांत के संगठन मंत्री रहे हैं। वर्तमान में आप उत्तर क्षेत्र के सह संगठन मंत्री का निर्वहन कर रहे हैं। आपका केंद्र हमारे बीच में प्रांत के विभाग ग्राम विकास प्रमुख विभाग चंबा डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, सेवा भारती से संदीप जी, डॉक्टर जगराज जी, चंबा सदर श्री पवन नैयर जी, आदरणीय लक्ष्मीचंद पराशर सेवानिवृत्त महानिदेशक जी, मैं अभिनंदन से और कल्याण आश्रम चंबा की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। से हमारे बीच में आज विशेष रूप से आपका भी हमारे बीच में किशोरी हमारे बीच में आपका भी देशभक्ति का गीत जो है हमारे सभी के बीच में भाषण वार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अब सोच नहीं जो तेरे लिए सोच, मैं
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात थी। हमारे बीच में एक और शख्सियत हमारे बीच में है, श्रीमती शुभा गुप्ता जी। ये पत्नी चलाने के लिए शुरुआत की थी और आप सभी को ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये जो हमारा हिमगिरी कल्याण आश्रम है, पहले हमारा कयानी में होता था। ये 1999 में हमने संचालित किया था और 2016 से ये छात्रावास यहाँ पे एकलव्य छात्रावास यहाँ बना है। और ये आज जो उद्घाटन जो प्रथम ताल का हो रहा है, ये आप सभी के सहयोग की वजह से है। और एक आप सभी को याद होगा कि 3 अगस्त 1998 में चंबा के इतिहास में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी। एक वो काला दिवस हमारे पूरे चंबा क्षेत्र के लिए रहा है, वो था काला। हिमगिरी कल्याण आश्रम चंबा में एकलव्य छात्रावास के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव भार्गव, माननीय सांसद चंबा कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र, श्री योगेश बाबर, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, श्री चमनलाल शर्मा, पूर्व सदस्य जनजातीय सलाहकार समिति हिमाचल प्रदेश, श्री सुरेश ठाकुर, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड, श्री भगत वडोदरा, अध्यक्ष पांगी कल्याण संघ जिला चंबा, श्री रजनीश महाजन जी, श्री चंद्र सिंह पटियाल जी, श्री केयर सिंह ठाकुर जी, डॉक्टर जनक जी, माननीय विधायक हमारे महोत्सव, श्री पवन अय्यर जी, हमारे चंबा के पूर्व विधायक, डॉक्टर शिवदयाल जी, श्री जसवीर नागपाल जी, श्री अभिमन्यु सिंह जी और बहुत से यहाँ पर गणमान्य उपस्थित लोग हैं जिन्हें मैं अभी तक पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर आप सभी उपस्थित मान्यवरों, अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले इस उद्घाटन के अवसर पर मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया, जिसके लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और सौभाग्य की बात है कि मुझे इस शुभ अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। हिमगिरी कल्याण आश्रम का मैंने इतिहास जानने का प्रयास किया। मुझे ज्ञात हुआ कि जो वनवासी कल्याण आश्रम है, इसका शुभारंभ वर्ष 1952 में हुआ था और पहली इसकी इकाई मध्य प्रदेश के जशपुर में स्थापित की गई
जहाँ से हमारे माननीय महामंत्री श्री बापट जी आते हैं। जब इन्होंने अपना परिचय दिया तो मैं इसे कनेक्ट कर पाया कि आप वही से आ रहे हैं जहाँ से इस आश्रम की यात्रा शुरू हुई थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल में भी 1985 में सोलन में शायद इसकी पहली इकाई स्थापित हुई और अभी हम इसकी शाखा चंबा जिला में भी देख रहे हैं। हिमगिरी कल्याण आश्रम का ये छात्रावास केवल एक भवन नहीं है, ये एक सपना है जो उन बच्चों की आंखों में पलता है जिनके पास संसाधन कम है लेकिन प्रतिभा और आत्मबल है। ये आश्रम उस सोच का प्रतीक है जो मानती है कि शिक्षा केवल सुविधा नहीं बल्कि हर एक बच्चे का अधिकार है। हम जानते हैं कि शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है। जब हम किसी एक बच्चे को पढ़ने का अवसर देते हैं तो हम सिर्फ एक जीवन नहीं बल्कि एक संपूर्ण भविष्य को उज्जवल करते हैं। हम जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार वनवासी कल्याण आश्रमों के विकास के लिए अपना पूरा सहयोग दे रही है, परंतु इसमें समाज की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि जो इसमें सही ढंग से सहयोग दे सकते हैं जिससे इन आश्रमों का विकास हो सकता है, वह कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर निर्भर करता है। मैं अभी 3-4 दिन पहले कुप्ती गया था। आप देखते ही हैं कि चंबा जिला में खास करके विद्युत की इतनी परियोजनाएं बनी हैं और बन रही हैं। बहुत से उद्योगपति पैसा लेकर के आए यहाँ पर, उन्होंने इन योजनाओं का कार्यान्वयन किया और उसके बाद यहाँ से चलते बने और बांट करके घर इसका पैसा वसूल रहे हैं। मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर पर दुख हुआ कि आप बग्गा से अगर आप जाएं आगे तो सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, खास करके खड़ा हो। इन सब परियोजनाओं की जितनी हैवी व्हीकल्स हैं, जितनी मशीनरी है, इसी सड़क से जाती रही, परंतु किसी ने ये नहीं सोचा कि यहाँ की आम जनता, आम लोग जो आ जा रहे हैं उन्हें कितनी असुविधा हो रही है, उनकी गाड़ियाँ जो चल रही हैं उनके रखरखाव की क्या हालत है, उनका कितना इस पर खर्च है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें इन कंपनियों को इसके लिए अनुरोध करना होगा, उनको प्रेरित करना होगा कि वनवासी कल्याण आश्रम जैसे जो समाज के महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं उनमें वो अपना योगदान दे। और अब तो ये कानून भी बन गया है कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ अपनी आय का हिस्सा उन्हें खर्च करना होता है, जिसके लिए उन्हें अपने इनकम टैक्स में भी लाभ मिलता है। तो उनकी सहभागिता को अगर हम बढ़ाएं तो मैं समझता हूँ कि उससे विकास इसका और तेज़ी से होगा। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को इस कार्यक्रम को आयोजन करने
अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, उनकी सारी टीम, चंद्रसेन जी, प्रांत संरक्षक अमरजीत जी, विनोद शर्मा जी, आप सभी का हिमगिरी कल्याण आश्रम स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। परिचय की दृष्टि से हमारे देश में हमारे साथ के प्रांत जम्मू कश्मीर से मोहिंदर जी आप बनी से यहाँ पर पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में श्री ऋषिकेश जी, आप पहले लेह में थे और कल्याण आश्रम के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। वहाँ आप शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आप कर रहे हैं। आपका भी हिमगिरी कल्याण आश्रम चंबा स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। भद्रवाह से हमारे बीच में कुलदीप जी और उनके साथी हमारे बीच में हैं। आप सभी का हिमगिरी कल्याण आश्रम चंबा हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। इसी कड़ी में हमारे बीच में कांगड़ा पालमपुर समिति से डॉक्टर विनय जी और उनकी पूरी टीम हमारे बीच में है। आपका हिमगिरी कल्याण आश्रम चंबा स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा बच्चों पर से कि वो विशाल एकल गीत के लिए आगे आए। विशाल चौहान। इधर आइए। तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे, अब जाग उठे हैं हम, कुछ करके दिखा देंगे। माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे, वो राज जो तेरा था, वो ताज जो तेरा था, है जगत गुरु माता, सरताज जो तेरा था, दुष्टों ने जो छीना उसे छीन के ला देंगे। माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे, सोने की चिड़िया का वो राज जो तेरा था, हर डाल पे सोने की चिड़िया का बसेरा था, गैरों ने जो लूटा उसे फिर से लौटा देंगे। है माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे, आंसू न बहा माता, मोती न लूटा माता, किसने हाल किया अब हमको बता माता, तेरे एक इशारे पे हम खून बहा देंगे। है माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे, है माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।
दानियों का सहयोग रहा है। एक ये जो महायज्ञ है, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी आहुति दी है। उसमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पे विशेष रूप से इसको साकार रूप देने के लिए अपना सहयोग किया है, तो सर्वप्रथम मैं नाम लेना चाहूँगा पूर्व सांसद रहे विमला कश्यप जी का। इन्होंने इस आश्रम को 10 लाख की धनराशि जो है वो अपनी सांसद निधि से दी है। इसके उपरांत मैं एक और नाम लेना चाहूँगा, श्रीमती करुणा पंडित, पत्नी स्वर्गीय श्री विजय कुमार, ये वीर चक्र विजेता रहे हैं। इनके द्वारा 2 लाख की सहयोग राशि जो है इस छात्रावास के लिए दी है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि इनके लिए तालियां हो जाए। पूर्व जिलाधीश चंबा श्री सुदेश मोक्टा जी, इनके द्वारा भी इस भवन को एक अच्छा स्वरूप देने के लिए, आकार देने के लिए 7 लाख की जो राशि है वो इस छात्रावास को दी है। तो हम उनका भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। पूर्व विधायक हमारे बीच में हैं सदर चंबा पवन नैयर जी, इन्होंने भी अपनी विधायक निधि से 2 लाख की जो धनराशि है इस छात्रावास के लिए दी। आपका भी हम हिमगिरी कल्याण आश्रम चंबा आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। इसी कड़ी में भारतीय स्टेट बैंक का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जिनके माध्यम से इस छात्रावास को 4,33,000 की जो धनराशि है इस आश्रम को दी है। और इसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगा माननीय राज्यसभा सांसद श्री हर्ष महाजन जी का, जिन्होंने अपनी सांसद निधि से 10 लाख की राशि जो है छात्रावास को दी है। तो मैं चंबा जिला समिति से की तरफ से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ प्रचारक योगेश बापट जी हैं। मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह कि आप आएँ और अपना जो उद्बोधन है वो हमारे समक्ष योगेश बापट। आश्रम के इस चंदेड़ छात्रावास के प्रथम तल के उद्घाटन समारंभ में मंच पर विराजमान यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री राजू भारद्वाज जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र चौहान जी, चमनलाल शर्मा जी, सुरेश ठाकुर जी, भगत बड़ोत्रा जी, हमारे प्रांत के अध्यक्ष लच्छीराम जी, इस जिला के अध्यक्ष रजनीश महाजन जी, खास करके इस कार्यक्रम के लिए आए हुए भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक जी, इस क्षेत्र के सह संगठन मंत्री धनीराम जी, संघ के विविध क्षेत्र के गणमान्य अधिकारीगण और केवल चंबा नहीं तो लगभग चंबा आजू बाजू के सभी क्षेत्र से आए हुए माता बहने, सज्जन वृंद, सबको मेरा राम राम। जैसा कि मेरा परिचय कराते समय बताया गया कि मैं जशपुर में रहता हूँ। आज से 73 वर्ष पूर्व ये कल्याण आश्रम की स्थापना जशपुर में हुई। उसका एक कारण था, मकसद था। उस समय में देश को आज़ादी मिली, 47 में देश आज़ाद हो गया। उसमें राज्य थे अलग अलग, वहाँ के भी राजा थे, उन्होंने अपनी जमीन, अपनी पूरी जायदाद ये देश के अंदर में सम्मिलित कर दी और वो सीपीएन बेरार करके वहाँ का वो एक राज्य बन गया। उसका केंद्र नागपुर था। तो पहले मुख्यमंत्री वहाँ बने वो पंडित रविशंकर शुक्ल, और मुख्यमंत्री करके वो जब प्रवास के लिए अपना राज्य कैसा है देखने के लिए जशपुर के क्षेत्र में आए तो उनके ध्यान में आया कि दोनों ओर से लोग खड़े हैं, कपड़े तो पूरे पहने नहीं हैं, लेकिन
काले झंडे मुझे दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री वापिस जाओ के नारे लगा रहे हैं, जय यशु के नारे लगा रहे हैं। उनको आश्चर्य लगा कि मैंने कुछ बनाया तो नहीं हो, 3-4 महीने हो गए मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन बिगाड़ा भी नहीं हो, तो ये काले झंडे क्यों दिखा रहे? बाद में उनको पता चला यहाँ साम्राज्य जो है, उस समय मध्य प्रदेश हुआ करता था, आज छत्तीसगढ़ है, ईसाइयों का साम्राज्य था। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 विषयों के अंदर में ईसाई की त्रुटि चल रही थी। उनको ध्यान में आया कि देश आजाद हो गया, अब हमारे हाथ से तो सब परिसर चले जाएगा, निकल जाएगा, इसलिए लोगों को खड़ा करके काले झंडे दिखाए। बाद में उन्होंने पूछताछ की है इस क्षेत्र के अंदर में जाकर काम कौन कर सकता है, किसकी हिम्मत है। तो जिन्होंने कल्याण आश्रम की ये प्रारंभ की संस्था प्रारंभ की, वो वनयोगी बाला साहब देशपांडे जी थे। वो एडवोकेट थे। 1942 के आजादी के आंदोलन में जेल में थे। पंडित रविशंकर शुक्ल जी के साथ जेल में थे। युवा थे, 30-32 साल के थे। उनसे चर्चा वार्ता करते रहे तो ध्यान में आया ये संघ के स्वयंसेवक है, बड़े कड़े हैं और कहीं पर भी जाकर काम खड़ा कर सकते हैं। उनको शासन ने पूछा क्या आप जशपुर जाओगे? उन्होंने बिल्कुल जाएंगे और वहां जाके हम सरकारी पोस्ट आपको दे रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर। तो देशपांडे जी पहले आए डेवलपमेंट ऑफिसर करके जशपुर में। उन्होंने 1 साल के अंदर में 108 स्कूल शुरू किए, पर उनके ध्यान में आया कि सरकारी नौकरी करते हुए मैं इस समाज की सेवा नहीं कर सकता हूँ। यहाँ का जो जनजाति समाज है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं है, आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, और इसीलिए ईसाइयत बढ़ रही। उन्होंने तय किया कि मैं नौकरी छोड़ूंगा और वहीं जशपुर में वकालत प्रारंभ की। और ये वनवासी कल्याण आश्रम 26 दिसंबर 1952 में उन्होंने प्रारंभ किया। संस्था प्रारंभ की माने क्या किया? तो एक छात्रावास और एक पाठशाला, 2 बातों को शुरुआत। पर इच्छा नहीं थी लोगों की। छोटे छोटे बच्चों को लेकर 13 बच्चों को लेकर यह छात्रावास प्रारंभ हो गया। दिवाली की छुट्टी आ गई, बच्चे घर चले गए, वापस लौट के कोई आया नहीं। उनके साथी करके एक प्रचारक वहां भेजे गए थे, मोरूभाऊ केतकर। तो बाला साहब जी मोरूभाऊ को बोले अरे जाओ देखो भाई कोई आया नहीं। तो सब पहाड़ियों पर जाकर बच्चों को मिले कि भाई आप आए नहीं। तो बोले आप बुलाने के लिए आए ही नहीं। माने पढ़ाई करवाना, ये पढ़ाई करना ये उनकी आवश्यकता नहीं थी, यह आश्रम की आवश्यकता थी। ऐसे वास्तव था। पर धीरे 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 ये कल्याण आश्रम बढ़ते गया और आज देश के ऐसा कोई राज्य नहीं बचा कि जहाँ कल्याण आश्रम नहीं है। आप एकदम उत्तर में, आज परिचय करा दिया ऋषिकेश जी का, उत्तर में एकदम लद्दाख से लेके तो दक्षिण में अंडमान तक ये कल्याण आश्रम है। आप पश्चिम में गुजरात से लेकर तो अरुणाचल प्रदेश तक कल्याण आश्रम है। पूरे देश में कल्याण आश्रम के कार्य सभी जनजाति के बीच में चल रहे हैं। अपने देश में जैसे हमारे यहाँ पर गद्दी है जनजाति है, पांगी में है, ऐसे देश में 705 जनजाति है। ये 705 जनजाति में से वनवासी कल्याण आश्रम 450 से अधिक जनजाति के बीच ये काम करता है। प्रिमिटिव ट्राइब हिंदी होती है, अति पिछड़ी जनजाति, पीवीटी बोलते हैं। ऐसी जो पीवीटी की जनजाति है 75 है, उसमें से 53 जनजाति के बीच में प्रत्यक्ष कल्याण आश्रम सबसे बड़ा जनजाति क्षेत्र में काम करने वाली अगर कोई संस्था है तो ये वनवासी कल्याण आश्रम है। अब ये काम करता माने क्या करता है, तो हम प्रकल्प चलाते हैं। जैसा ये चनेट का छात्रावास शुरू हो गया, ये ऐसे देश भर के अंदर में 270 छात्रावास है। उसके अंदर में 40 छात्रावास ऐसे हैं वो केवल बालिकाओं के लिए चलते हैं। छात्रावास चला के बात नहीं बनेगी,
उसका भी प्रारंभ कल्याण आश्रम ने कर दिया। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अभी 10वीं के रिजल्ट आया है तो जशपुर के अंदर में 100% रिजल्ट लग गया। बगल में झारखंड राज्य है, वहां पर हमारी 100 से ज्यादा पाठशालाएं चलती है। ये पाठशाली समाज भी अच्छी तरह से उन्नति करते हुए जा रहा है। केवल हम शिक्षा का ये देते ऐसा नहीं, शिक्षा के साथ में देशभक्ति भी पढ़ेगा। हम सब लोगों को पता है ये सेंट्रल इंडिया में यहाँ पर नक्सली का काम बहुत बड़ा है। हमारे शिक्षा के अंदर में एकल विद्यालय हम लोग चला रहे हैं। ऐसा एक एकल विद्यालय गढ़चिरौली महाराष्ट्र के अंदर में चलता था। उस एकल विद्यालय में जैसे जुलाई में शुरू होता है, 15 अगस्त आना प्रारंभ हो गया, आंदोलन करेंगे। पूरा गांव की समिति को बिठाकर गांव वालों को इकट्ठा बुलाकर तय हो गया कि हम झंडा वंदन करेंगे। 3 दिन पूर्व नक्सली का पर्चा आया, बोले आपको काला झंडा लगाएंगे। काम चलाने वाला सुधाकर तिम्मा नाम का एक अध्यापक था, उस स्कूल को चलाने वाला अध्यापक था। उसने बोला काला झंडा लगाने का सवाल ही नहीं आता, देश को आजादी मिली है, क्या हम अगर तिरंगा झंडा लगाएंगे तो आप सब लोग गांव वाले साथ देंगे? तो बोले लगाएगा कौन? बोले मैं लगाऊंगा। तो बोले ठीक है, हम पूरा गांव खड़ा हो जाएगा आपके साथ, चिंता मत करो। और छोटा गांव 150 परिवार का गांव, 15 अगस्त के दिन महिला पुरुष सब, छोटे बच्चे बच्चियां सब लोग इकट्ठा आए। 550-600 बालक बालिकाओं से लेकर सब लोग इकट्ठा आए। जब झंडा वंदन का कार्यक्रम हुआ, नक्सली तो आए थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि तिरंगा झंडा नीचे उतारो बोलने की। तो इस प्रकार का केवल हमारे यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, ऐसी में शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति का भी वातावरण बनाया जाता है। जैसा आपने यहाँ पर बच्चों के द्वारा गाए हुए गीत सुना, तो ये मूलतः सिखाया जाता है। तो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो हम सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जगह जगह पर ग्राम विकास का काम हम लोग करते हैं, क्योंकि जनजाति क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि वहाँ के जो युवा है, आप किसी जनजाति क्षेत्र में देश के चले जाइए तो 18-20 से 40 वर्ष के आयु के कम लोग आपको मिलते हैं। भाई कहाँ चले गए? तो ये सब लोग बाहर के लिए चले गए। क्यों चले गए? तो जनजाति क्षेत्र में काम ही नहीं है। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो ग्राम विकास का काम कल्याण आश्रम ने ये प्रारंभ किया। हमने सोचा ये जो पलायन है, पलायन को रोक सकते हैं क्या? हमारे यहाँ पर एक बारीपाड़ा नाम का गांव, उस गांव में एक आज तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है चैत्राम पवार करके एक व्यक्ति थे। चैत्राम पवार जी एमकॉम हो गए, बैंक की नौकरी उनको आई। बोला अगर मैं बैंक की नौकरी करूंगा तो मैं अकेला आगे बढ़ूंगा, मेरा अकेले का परिवार आगे बढ़ेगा। मैं सोच रहा हूँ गांव के लिए कुछ करूँ। उन्होंने नौकरी को ठुकरा दिया। आजू बाजू में बड़ी पहाड़ी है, पहाड़ी के बीच में उनको ध्यान में अगर पानी उठता नहीं, जोर से बहे के निकल जाता है, खेती करने के लिए पानी नहीं है। उन्होंने ये जो नाले थे उसको ट्रेंच बनाना, छोटे छोटे ये बनाना शुरुआत कर दी, बंधारे बनाना शुरू कर दिया। 480 बंधारे उन्होंने बनाए। तो पानी रुकने लगा, वाटर टैप होता, पानी का एक ऊपर आने लगी थी। गांव के सब कुआओं में पानी आ गया, खेती करने के लिए पानी मिलने लग गया, तालाब बनाया, डबल फसल ले रहे। आजू बाजू के लोग वहाँ टैंकर भर के अपने गांव में पानी लेकर जा रहे हैं और जंगल समृद्ध हो गया। इतना हो गया कि प्रति वर्ष तो 20 लाख रुपए गांव ये अपने जंगल का ये बेचता है। तो ऐसे गांव में परिवर्तन कैसे हो सकता है? इसका प्रयास जब करना प्रारंभ हो गया, अभी इसी वर्ष चैत्राम पवार जी को भारत सरकार ने पद्मश्री दी गई, क्योंकि ये इस प्रकार का काम जंगल बचाना, पानी बचाना, जल, जंगल और जमीन, ये अगर हम बचा पाएंगे अपने जनजाति क्षेत्र का,
तो बड़ा विकास हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रयास ये कल्याण आश्रम करता है। अभी 2021 में शायद हमारे यहाँ पर, मैं जहाँ रहता हूँ जशपुर क्षेत्र के अंदर में, वहाँ पर ध्यान में आया कि वहाँ से भी पलायन होता था, माइग्रेशन होता था, सब बच्चे युवा लोग जाते थे। क्या किया जाए? तो हमने कुछ खेती में प्रयोग किए, वैसे हॉर्टिकल्चर में, फल बागान के लिए भी प्रयोग किए। 2021 में हिमगिरी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष, महामंत्री, ये सब लोग ये जशपुर आने वाले थे कल्याण आश्रम की बैठक के लिए। हमने उनको कहा कि भाई साहब एक बार देखिए तो सेब के पौधे लेके आइए, और यहाँ से 50 पौधे लेकर अपने यहाँ के कार्यकर्ता लोग जो नोनी में काम करते हैं, वहाँ जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से वो लेकर आए। हमने जशपुर में प्रयोग किया। ध्यान में है कि पहले ही साल में सेब लग सकता है यहाँ पर। धीरे धीरे इसको बढ़ाते गए, और आश्चर्य है इस बार हमारे पास 450 पौधे ये जशपुर के अंदर में सेब के लगे हैं। पहली बार सेब की फसल जशपुर में कल्याण आश्रम ने बेची। अब जब ध्यान में है कि सेब तो वहाँ पर भी हो सकते हैं। अपने देश में नाबार्ड है, नाबार्ड वालों के तुरंत ध्यान में है कि ये नया फसल इधर हो सकती है। उन्होंने 200 एकड़ जमीन में सेब लगाने के लिए पैसा लिया, और अभी जशपुर क्षेत्र के अंदर में 200 एकड़ में इस साल सेब के पौधे लगे हैं। तो ऐसा परिवर्तन जनजाति क्षेत्र में नए नए जगह ग्राम विकास करना माने इस प्रकार से वो बाहर न जाए, वहीं रहे, उनकी आय बढ़े और जंगल भी समृद्ध हो, जंगल भी बनाया रहे। इस प्रकार का कार्य ये कल्याण आश्रम ये करते जा रहा है। जैसा हम लोग ग्राम विकास में काम करते हैं, ऐसे हमारे 14 आयाम देश भर के अंदर में चलते रहे। उसमें से एक आयाम है जनजाति विकास, जनजाति हित रक्षा। जनजातीय समाज की कितनी बातें ऐसी है कि उनका हित की रक्षा करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। यहाँ तो मैं हिमाचल में पहले भी घूमता रहा हूँ, तो ध्यान में यहाँ तो समृद्ध क्षेत्र है, पर आप अगर उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इधर जाएंगे तो पूरा भोजन करने के लिए भी नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं है, जमीन भी नहीं। हमारे ध्यान में ऐसे आया, देश की आज़ादी के साथ में वो जंगल में जमीन बनाकर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उनके नाम से जमीन नहीं हुई। क्या किया जाए? 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में अगर सरकार तय करती है तो ये पट्टे जो बरसों से चल रहे हैं, जो खेती जहाँ कर रहे हैं, पट्टा दे सकते हैं। तो हमने इसका पहला प्रयोग, सफल प्रयोग किया। ये सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर जो जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर किया। 3.5 वर्ष हमको संघर्ष करना पड़ा, मोर्चे निकाले, अर्जी लगाए, जाकर कचहरी में जाते रहे, उनकी पूरा रिकॉर्ड निकाला, रिकॉर्ड जमा किया। और अभी जो 15 नवंबर जनजाति गौरव दिन जिस दिन हुआ, उस दिन हमारे वहाँ पर बहुत बड़ा एक केंद्र है बबनी नाम का। उस बबनी केंद्र के अंदर में 25,000 परिवारों को हमने उनके जमीन के पट्टे, व्यक्तिगत जमीन के खेती के पट्टे देने के काम करा। तो एक प्रकार का परिवर्तन बहुत आ सकता है। इनके बीच जाकर काम करने की आवश्यकता जरूरी है। वहाँ जाएंगे, कठिनाइयाँ ढूंढेंगे, उसके लिए क्या कर सकते हैं उसको सोचेंगे, तो जरूर परिवर्तन आ सकता है। कल्याण आश्रम का मूल काम जो है वो श्रद्धा जागरण। जनजातीय समाज को तोड़ने के लिए बहुत लोग आते हैं, जनजातीय समाज को जोड़ने की आवश्यकता है, शेष समाज से भी जोड़ने की आवश्यकता है, और ये जो तोड़ने वाले उसको रोकने की भी आवश्यकता है। क्या कर सकते हैं? कुछ वर्ष पूर्व हमारे कार्यकर्ता यहाँ हिमाचल में घूमते हुए आए, तो जब ध्यान में आया कि हिमाचल के अंदर में शायद मनाली में हिडिंबा माता का मंदिर है, तो ध्यान में ऐसा कि ये हिडिंबा माता का मंदिर है, तो
नागालैंड के अंदर में एक जनजाति है दिमासा, वो अपने आप को ये ऐसी मानती है कि हम हिडिंबा माता के वंशज हैं। तब ये दोनों जगह नागालैंड का कार्यकर्ता जब यहाँ आया, उसने सब देखा कि इस प्रकार हो सकता है, तो हमने तय किया कि वहाँ की जो पूजा होती है, वहाँ का जो उत्सव होता है, शायद मई महीना में होता है। मई महीना के कार्यक्रम में वहाँ से दिमासा समाज के लोगों को लेकर हम यहाँ कुल्लू मनाली में आएंगे। तब तय हो गया, दिल्ली से बस की, सब लोग आए। यहाँ आने के बाद में कुल्लू पहुँचे, वहाँ अपने कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था खड़ी की थी, वहाँ गए और दूसरे दिन पूजा थी। तो सब लोग, हमारे वहाँ की अध्यक्ष जो महिला कार्यकर्ता है, तो वो भी आई थी और सब लोग गए। तो उनको गाभारा में देवगृह में बुलाया गया कि आप इधर बैठिए, आप पहली बार आए हो, आप अपने आप को वंशज मानते हो, आइए बैठिए, पूजा देखिए। तो सबके आंखों में आंसू बह रहे थे कि हम जिन वर्षों से जिसको पूजा करते आए हैं, उसका प्रत्यक्ष मंदिर देखने का हमको आज अवसर मिल रहा है। और मजे की बात ऐसी थी, वो जो पुजारी थे, वो जो पूजा करने लग गए, तो करते करते उनकी भाषा जो है दीमा आसव नाम की भाषा है। तो पुजारी दीमा आसव भाषा में बोलने लग गए। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो तो यहाँ के थे, हिमाचल के, उनको तो भाषा नहीं आना चाहिए, यहाँ के थे। वो जो माता बहन भाई सब लोग बैठे थे आए हुए, उनके ध्यान में आ रहे थे क्या बोल रहे हैं। 12-15 मिनट तक उनकी पूजा भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं और भाव विभोर हो गए सब लोग। आरती हो गई, कार्यक्रम पूरा हो गया। वो जो हमारी दीदी थी, वो बोले कि भाई साहब आपको दिमा आंसू आता है, उनको पैर छुए, दिमा आंसू आती है। क्या बात है, क्या होता है दिमा आंसू? बोले हमारी भाषा है, आप बोल रहे थे अभी। बोले क्या बोला मैं? तो उन्होंने बताया कि आप कितने वर्षों बाद हमारे पास आ रहे हो, आप अपनी जमीन मत छोड़ना, क्योंकि वहाँ की स्थिति ऐसी है कि वहाँ उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपनी जमीन मत छोड़ना, मैं आपके साथ हूँ। और प्रति वर्ष कोई ना कोई दिमासा जनजाति के लोग यहाँ हमारे यहाँ की पूजा में आना चाहिए। 3 बात उन्होंने बताई। अपना देश पूरा एक है, तो समाज एक है, एकत्व का भाव जगाने की जो आवश्यकता है, जनजातीय समाज के बीच में भी ये करने की आवश्यकता है। इसका प्रयास वनवासी कल्याण आश्रम श्रद्धा जागरण के नाम से ये करते रहता है। तो ऐसे अनेक बातें, मैं जैसा बताया कि 14 आयामों में कल्याण आश्रम काम करता है। हम जो आज आए, इतनी बड़ी संख्या में सब लोग आए, मैं सब लोगों को आह्वान करता हूँ, आप अपनी ताकत के अनुसार कल्याण आश्रम से काम से जरूर जुड़िए। ये एकदम निस्वार्थ काम है, हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन हम अगर जुड़ जाएंगे तो हम सबको एक प्रकार की जीवन की सार्थकता का अनुभव जरूर होगा। तो मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूँ कि कल्याण आश्रम के काम से जरूर जुड़िए। मैं जो पहले बार चंबा आया था, इसके पहले जो चंबा आया था, वो मैं आया था 2017 में। तब एक मंजिल था, ग्राउंड फ्लोर था, और अभी 25 में आया हूँ तो दूसरा फ्लोर हो गया। मेरे ध्यान में आया कि इन्होंने और छड़े ऊपर निकाल कर रखे, इनका प्लान और तीसरा मंजिल चढ़ाने के भी दिख रहा है। वो ऊपर में चाह रहे कि एक हॉल बनाए, भोजन के लिए बनाए, स्टेज बनाए, इससे बड़ा एक हॉल बनाए, ताकि कार्यक्रम के लिए, हमारे लिए, हम सब विचार के परिवार के लोगों की एक ताकत के साथ रहने के लिए, इसके लिए जगह बनाए। मुझे लगता है 17 में आया और आज आया 8 साल बाद, तो 8 साल बाद एक मंजिल चढ़ी कि आज ही लोकार्पण हो रहा है। हम सब लोग इस प्रकार के लोग हैं कि इतना देर इसको लगना नहीं चाहिए। हमको लगता है तुरंत इसके दूसरा भी तीसरी मंजिल जो बोल रहे हैं उसका भी काम शुरू हो जाना चाहिए, और एक ताकत के साथ हमारा एक केंद्र करके, जनजातीय समाज का एक शक्तिशाली केंद्र करके इसको आगे बढ़ाए, इतने आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। और मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का अवसर दिया, आप सब लोगों ने शांति से मेरी बात को सुने, इसलिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। राम राम।
आपने बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमारे बनवासी कल्याण आश्रम की जानकारी आप सब लोगों के बीच में रखी। साथ में इसी कड़ी में कुछ और मैं डॉक्टर के सिंह ठाकुर, जिला महासचिव हिमगिरी कल्याण आश्रम चंबा, कुछ और चीज़ें भी मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा आपके ध्यान के लिए, आपके ज्ञान के लिए, कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे 5 इसी तरह के छात्रावास जो पूरे हिमाचल में चलते हैं। और इसमें पहला जो हमारा छात्रावास है बाला साहब देशपांडे छात्रावास, ये सोलन के शिल्ली में स्थित है। दूसरा हमारा कुवारा शिमला में है, ये विवेकानंद छात्रावास के नाम से जाना जाता है। तीसरा चंबा, जहाँ पे आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस महत्वपूर्ण उद्घाटन समारोह में, एकलव्य छात्रावास चनेर चंबा स्थित। और चौथा रामपुर के दत्तनगर में, ये परशुराम छात्रावास के नाम से जाना जाता है। और 5वां जो छात्राओं के लिए ये रिकांगपिओ किन्नौर में स्थित है, और इसका नाम जो है वो रानी लक्ष्मीबाई कन्या छात्रावास है। और इसके साथ साथ गांव-गांव में जाके बहुत सारे विभिन्न प्रकल्प हैं जो हिमाचल के अंदर हिमगिरी कल्याण आश्रम चलाता है। और ये सारे जितने भी प्रकल्प हैं या जितने भी छात्रावास है, आप सभी के सहयोग से चलते हैं। आप यहाँ पे जितने भी दानी सज्जन यहाँ पे बैठे हैं, आपसे हमारा एक बार पुनः आग्रह कि आप इसके साथ आपको जब दान देते हैं तो दान देने के बाद एक हमारी एक तरह से हम ये सोचते हैं कि दान दिया तो इसके बारे में हमें बस दान दे दिया, बस हो गया। इसके बाद आगे दान लेने वाला कौन है, तो इसकी जो जानकारी है वो दान देने वालों को होना चाहिए। दान जो है वो पात्र को जाना चाहिए, को पात्र को नहीं जाना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए हमें। और दूसरा, जो भी आप देते हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ सही लगा है, वो सामान या जो आपने धनराशि दी है उसका उचित उपयोग हुआ है कि नहीं। इसके लिए आपकी जो सक्रिय भूमिका है वो हमें इस कल्याण आश्रम में चाहिए। और मैं एक बार पुनः जिला महासचिव होने के नाते और इस पूरी समिति हिमगिरी कल्याण आश्रम समिति चंबा की तरफ से आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूं कि आप खुद जुड़िए और साथ साथ में आपके जो जान पहचान के और लोग हैं उन्हें यहाँ इस जो छात्रावास का हमारा प्रकल्प है उसमें लाइए, इसे दिखाइए कि यहाँ किस तरह से बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, रहते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो जिम्मा था इस जिला समिति ने उठाया था, और ये जो इस बार की संख्या जो हमें बताते हुए बड़े हर्ष के साथ में आपके साथ इस बात को साझा कर रहा हूँ कि हमारे छात्रावास में पहले सिर्फ जो संख्या थी छात्रों की वो केवल मात्र 12 और 13 छात्रों की थी। और ये इस वर्ष आप सभी के सहयोग से ये जो संख्या है ये इस वर्ष 25 छात्रों की हो जा रही है। तो आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं, आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ साथ कुछ परिचय की दृष्टि से कुछ नाम छूटे हैं, मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहूँगा। हमारे बीच में हमारे संरक्षक और पालक के रूप में डॉक्टर सतीश जी हमारे बीच में हैं। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमें समय में मिलता रहता है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। तो मैं अपनी तरफ से और पूरी समिति की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे बीच में। क्योंकि जब जिक्र आता है जैसे जिक्र आता है तो हमारे बीच में एडवोकेट जय सिंह जी भी हैं। आप पूर्व में उपाध्यक्ष रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति जो हमारा यहाँ पे सोलन में स्थित कार्यालय है उसके। और हमारे बीच में भारतीय मजदूर संघ से श्री श्रवण जी हमारे बीच में हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में सेवा भारती से शैलेंद्र जी पूर्णकालिक विस्तारक हैं, आप हमारे बीच में हैं। आपका भी हिमगिरी कल्याण आश्रम चंबा स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे बीच में हमारी सहयोगी सुश्री छवि जी हैं, आप जिला महिला प्रमुख हैं, आप भी हमारे बीच में हैं, सक्रिय आप सदस्य हैं हमारे। और हमारे बीच में एक और नाम है श्रीमती कांता ठाकुर जी, आप श्रद्धा जागरण प्रांत की
सह प्रमुख हैं, आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हर्ष हो रहा है कि हम सभी को यहाँ पे काली माता मंदिर जो बनौता में स्थित है उनका आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है और मिला है। तो उन्होंने माता जी ने इस छात्रावास के लिए हमें कुछ राशि जो है वो गुप्त राशि अभी भेजी है। तो मैं माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो कृपा है हम सभी पे बनी रहे और इसी तरह से जो हमने लक्ष्य तय किए हैं हम वहाँ तक आगे चलते रहें। तो मैं एक बार श्रीमती सुदर्शना शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने ये जो सहयोग की राशि है वो हमें दी है। और इसके साथ हमारे बीच में पूर्व प्रधान सत्या देवी जी भी हैं। मैं इनका भी अपनी समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में यहीं के स्थानीय रिटायर्ड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर धर्म सिंह जरियाल जी भी हैं। मैं उनका भी यहाँ पे पधारने में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब हम क्योंकि यहाँ पे मुख्यतः हमारी जो जनजाति है, मुख्यतः दो तरह की जनजाति है यहाँ पे, एक हमारे गद्दी समुदाय के लोग और दूसरे पंगवार, और पंगवार में एक और जनजाति हमारी भोट। तो यहाँ पे हमारा जो खासकर जब गद्दी जनजाति की बात आती है तो कोई हमारा ऐसा कोई कार्यक्रम होता नहीं है जिसमें कि हम भगवान शिव की स्तुति ना करें। तो इसके लिए, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ के छात्र राजेश कुमार और सहयोगी को, जो एकलव्य छात्रावास हिमगिरी कल्याण आश्रम के बच्चे हैं, उनको एंजली गाने के लिए यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। राजेश कुमार और सहयोगी, आप ध्यान से सुनिएगा और इसका आनंद लीजिएगा। धन्यवाद। Yeah.
बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति बच्चों द्वारा, और इसमें जो गा रहे थे वो हमारे दोनों ही मिश्र। आप ये शब्द देखे हैं शायद आपको, इससे पता चला होगा कि इन्होंने कभी एक महसूस ही आपको होने नहीं दिया कि ये पंगवाल है। तो इन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ इस उसको गाया, और जो ढोलक में जो साथ दिया था ये पांगिगा ही कर पाया है। तो इनकी ये बात एक बात में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी कड़ी है वो बीच में छूट रही थी, और वो है हमारी प्रेस और मीडिया, प्रिंट मीडिया, क्योंकि इनके माध्यम से ही हमारे आज के इस समारोह का जो प्रचार और प्रसार है वो जन जन तक पहुंचने वाला है। तो मैं डॉक्टर के सिंह ठाकुर एक बार पूरी समिति की तरफ से इन सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब मैं आखिर आप सभी जिनका मैं हो सकता है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोग हमारे बीच में और जिनका मैं नाम ना ले सका हूँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं चलिए छात्रावास के बच्चे हमारे बीच में हैं, इनके जो प्राध्यापक हैं वो नजाकत को देखते हुए अब मैं आप सभी लोग जो उत्सुक होंगे आज के जो हमारे राजी भारद्वाज जी माननीय सांसद, मैं अब इनको मंच पे इनके संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। बनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय महामंत्री योगेश जी, बनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्रीय सड़क मंत्री आदरणीय धनीराम जी, हिमगिरी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष आदरणीय महाजन साहब, महामंत्री डॉक्टर के सिंह जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र चौहान जी, आदरणीय जवाहरलाल जी, रिटायर्ड डॉक्टर आदरणीय श्री डॉक्टर साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर शिवदयाल जी, आदरणीय जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रियंका जी, विधायक आदरणीय श्री नायक साहब, हमारी माता जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे संघ के सभी अनुशासित संगठनों के सभी
प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है, मेरे आदरणीय प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने अच्छे एक ऐसे कार्यक्रम में कहा, एक ऐसे संगठन के बीच में आकर अपनी बात रखने का आपने मुझे सौभाग्य दिया, जिस संगठन से मैं बाल्यकाल से जुड़ा हूं। आज बहुत बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके बीच में हूँ। और जब मुझे ये निमंत्रण मिला, मुझे व्हाट्सएप पे संदेश आया कि आप अपना जीवन परिचय भेजें। मैंने कोई अपना जीवन परिचय भेजा नहीं, इसलिए क्योंकि मैं एक स्वयंसेवक हूँ। स्वयंसेवक का जीवन परिचय केवल स्वयंसेवक ही होता है। आज एक छोटा सा स्वयंसेवक ऐसे महान व्यक्तियों के मध्य में है जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज को दे दिया। इसलिए मेरा बड़ा सौभाग्य है, और सबसे बड़ा सौभाग्य ये कि जिस छात्रावास का लोकार्पण आपने मुझसे करवाया, उसमें मेरा योगदान कोई नहीं। मुझे लगता था कि इसके लिए आपको जिन्होंने योगदान किया उनका नाम वहां होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि आपको लगा कि अपना स्वयंसेवक सांसद है, इसलिए आपने मुझे बुलाया। मैं इसके लिए बहुत बहुत जो समिति है उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बड़े विस्तार से आदरणीय योगेश जी ने जो आज का कार्यक्रम है इसके विषय में विस्तार से चर्चा की है। हिमगिरी कल्याण आश्रम का उद्देश्य क्या है, हिमगिरी कल्याण आश्रम क्या करता है, और हिमगिरी कल्याण आश्रम की भविष्य की क्या योजना है, इसके विषय में बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रकल्प है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, ये एक ऐसी संस्था है जो वनवासी क्षेत्र में काम करती है। वैसे जैसे बापर जी जहां से योगेश जी आते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र प्रवासी क्षेत्र है। छत्तीसगढ़, बिहार के ऐसे क्षेत्र हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में भरमौर, पांगी, किन्नौर, लाहौर, ये क्षेत्र जो प्रवासी क्षेत्र कहे जाते हैं, तो वहाँ की संस्था काम कर रही है। उसका कितना पावन उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि जो उस समय की ऐसी परिस्थितियां थी, ना सड़क होती थी, ना कोई संचार का माध्यम था, लेकिन उस समय की सोच देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। उस समय की सोच देखिए कि अच्छी शिक्षा वहां के बच्चों को प्राप्त हो, अच्छी सुविधा वहां के बच्चों को प्राप्त हो, और वो दूर दराज क्षेत्र के जो बच्चे जो सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिसको सरकार नहीं दे पाती, सरकार के पास ऐसे संसाधन भी नहीं है, और सरकार के पास
ऐसी ना तो झील है ना ही सोच है। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रचारक थे उन्होंने ये बीड़ा उठाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप उस समय का विचार कर सकते हैं कैसी परिस्थितियों में काम किया होगा। ये विचार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। सर्व समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। वो सर्व समाज केवल शहरों में रहने वाला समाज नहीं है। वो सर्व समाज केवल जिसको सारी सुविधाएं मिल रही है वो समाज नहीं है। वो सर्व समाज जो है वो ऐसे बच्चे जो दूर दराज के क्षेत्र से जहां कोई सुविधा नहीं है, जहाँ संचार है ना सड़क है, उस समय की बात कर रहा हूं। वहां हमारे संघ के प्रचारकों ने जाकर ऐसे वनवासी कल्याण आश्रम, हिमगिरी कल्याण आश्रम की स्थापना की और बच्चों को बढ़िया से बढ़िया सुविधा प्राप्त हो, बढ़िया से बढ़िया सुविधा प्राप्त हो, उसके लिए अपना जीवन खपा दिया, उसके लिए अपना जीवन खपा दिया। तभी तो हम सब लोग नतमस्तक होते हैं ऐसे सबके आगे, अपना जीवन कुछ नहीं। ये विचार है संघ का, ये भावना है संघ की, ये ध्येय है संघ का, ये उद्देश्य है संघ का। और उसका एक प्रकल्प हिमगिरी कल्याण आश्रम, जिसके कार्यक्रम में हम और आप सब आए। ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं नमः। मेरा कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ आहुत राष्ट्र के लिए है। ऐसा जो समाज हम खड़ा कर रहे हैं, इस समाज को जहां भारतवर्ष आज गया है, हमारे संस्कार, हमारी भावना, हमारी सोच, ये ऐसे ऐसे संघ के जो प्रकल्प हैं अलग अलग, उनके कारण हुई है। कितने हमले हो रहे हैं भारतवर्ष पर, कितने हमले हो रहे हैं भारतवर्ष पर। और मेरा तो मानना है कि किसी देश को समाप्त करना है, यदि किसी देश को गुलाम कर देना है मानसिक रूप से, किसी देश को यदि समाप्त करना है तो उसकी भाषा बिगाड़ दो, वहां के बच्चों को, वहां के नौजवानों को ये सिखा दो कि आपकी भाषा कुछ नहीं है। ये प्रयास हो रहे हैं। यदि किसी देश को समाप्त कर रहे हैं तो दूसरा काम उसकी संस्कृति समाप्त कर दो, और यदि तीसरा काम यदि देश को बिल्कुल ही समाप्त कर देना है तो उसकी जवानी को नष्ट कर दो। ये सब काम हो रहे हैं पूरे देश में आज। केवल बाहरी शक्तियां नहीं, हमारी आंतरिक शक्तियां भी ये काम कर रही। राजनीतिक कारण हो सकते हैं और कारण हो सकते हैं, लेकिन ये तीन फोर्सेस इस समय इस देश में भारत को समाप्त करने के लिए काम कर रही है। और इन तीन जो विघटनकारी फोर्सेस हैं, इनके सामने यदि चट्टान की तरह कोई संगठन खड़ा है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। चट्टान की तरह खड़ा है। ये निर्णय किया है देश में कि ऐसा नहीं होने देंगे। और उसी के प्रकल्प जो है हिमगिरी कल्याण आश्रम,
जैसे कि आदरणीय योगेश जी ने कहा कि क्या उद्देश्य है इस प्रकल्प का। एक तो बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा प्राप्त हो, तो दूर दराज के क्षेत्र के बच्चे जो उनको वहां नहीं मिल सकती, ऐसी सुविधा उनको प्राप्त हो। पहला काम तो ये, और दूसरा काम मैंने कहा कि एक ऐसी फोर्स देश में काम कर रही है कि संस्कृति को बिगाड़ो उस देश की। हमारे समाज की जो संस्कृति है उसको बिगाड़ो। उसका सबसे इजी टारगेट यदि है तो हमारे देश का जनजातीय समाज है। ईसाईकरण कर दो, इस्लामीकरण कर दो, देश को समाप्त करने की कोशिश करो, तो इसके लिए भी अपनी संस्कृति को कैसे अक्षुण्ण रखा जा सकता है, इसलिए ये जो प्रकल्प है ये काम कर रहा है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूँ, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जनक जी यहाँ बैठे हैं, वैसे तो राजनीतिक क्षेत्र में आप विधायक हैं, लेकिन ये भी उस समय रिनाउंड न्यूरोसर्जन बने जिस समय कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, भी प्रभाव से संबंध रखते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों आपके लिए रोल मॉडल हो सकते हैं। दिमाग के डॉक्टर हैं, दिमाग को विकसित करते हैं डॉक्टर जनक जी। ये भी उस जनजातीय क्षेत्र से निकल कर आए। मुझे लगता है कि यदि आज इनका नाम मैं यहाँ ना लेता तो मुझे लगता है बहुत बड़ा न्याय करता। डॉक्टर साहब ने उस समय ये शिक्षा ग्रहण की, और उस समय मुझे लगता है कि जब ये न्यूरोसर्जन बने थे, शायद ये पहले न्यूरोसर्जन थे हिमाचल प्रदेश के। हमारे जनजातीय समाज का उन्होंने नाम रोशन किया है, और ये जो बच्चे बैठे हैं मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपके लिए रोल मॉडल हो सकते हैं कि डॉक्टर साहब यदि न्यूरोसर्जन बन सकते हैं तो आपके लिए बन सकते हैं। आपको ठीक बनना है, आपको हर सुविधा यहां प्राप्त होगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन मन में एक विचार लेकर चलिए, एक सोच लेकर चलिए, क्योंकि बच्चों का दिमाग बिल्कुल क्लीन है इस समय, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। आज जो इनके मन में लिख दिया जाएगा वो सारा जीवन तक चलेगा। और ये बच्चे ऐसे हाथों में हैं, ऐसी संस्था इनकी परवरिश कर रही है, और ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वर्ग हस्ता है इनके ऊपर, जो केवल देश, समाज और देशभक्ति सिखाता है। और आने वाले समय में ये बच्चे भी मुझे लगता है उसी राह पर चलेंगे, समाज के नाम पर, देश के नाम पर समाज का नाम रोशन करेंगे। इसकी मैं पूरी उम्मीद भी करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास भी है। और जिस तरह की सुविधाएं यहाँ आप सब लोग दे रहे हैं, मैं सारा आपका ये जो छात्रावास में घूमा, मेरी एक आदत है आदरणीय योगेश जी, जब भी कहीं कोई मुझे लेकर जाता है तो सबसे पहले मैं टॉयलेट्स देखता हूँ, उस संस्थान के शौचालय कैसे, उनको देख के पता चल जाता है कि यहाँ की मैनेजमेंट कैसी है। और मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इतने नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स हैं छात्रावास के, ये बच्चों को संस्कार है। देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहला भाषण राज्य के लिए किया था, उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता की बात की। तो मैं आपको बधाई देता हूं, ये जो हमारी यहाँ की मैनेजमेंट है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। आपके जो शौचालय हैं इतने नीट एंड क्लीन है, और यही बताता है कि उस संस्थान की मैनेजमेंट कैसी है। इसमें तो मैं 100 से 101 नंबर देता हूँ आपको, 100 से 101 नंबर। और
मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, क्योंकि बड़े विस्तार से आदरणीय योगेश जी ने आपके सामने बात रखी है और मुझसे भी कुछ उम्मीद की है, मुझे आदेश किया है, क्योंकि मैं तो एक स्वयंसेवक हूँ और उस नर्सरी से निकला हुआ पौधा हूँ जिसके कारण मैं यहाँ हूँ। मुझे कहते हुए बड़ा गौरव होता है कि मुझे यहाँ तक यदि मैं पहुंचा तो संस्कार भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे और यदि थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटी मिली है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मिली। तो यही जो हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसके कारण मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो इस संस्थान के लिए यदि कुछ भी मैं करूँ बहुत कम होगा। तो मैं आज क्योंकि मुझे उन्होंने बताया नहीं था, मुझे तो आज उन्होंने लोकार्पण करने के लिए बताया था, मुझे अभी ऊपर बैठ के उन्होंने बात की है। तो मैं एक तो घोषणा ये करता हूँ कि 5 लाख रुपए एकदम से आपने चरणों में भेंट किया है। और दूसरा, मैं 4 वर्षों तक भी और सांसद हूँ। हर वर्ष जब मुझे सांसद निधि मिलेगी तो इस संस्थान के लिए जो आप आदेश करेंगे मैं हर वर्ष अपनी ओर से दूँ, ताकि इन बच्चों को सुविधाओं में कोई कमी ना रहे। और इतने दानी पुरुष मैं चंबा के यहाँ देख रहा हूँ जिन्होंने आपने अभी घोषणा भी की ना अपनी ओर से वो दान इस संस्थान के लिए देते हैं, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। और दूसरी बात, मुझे तो थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए चंबा आने का, चाहे वो किसी भी कारण किसी तरह का कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो। योगेश जी, यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो लोकगीत है, इसका कोई मुकाबला नहीं। और मैं तो लोकसभा में भी कोशिश करता हूँ, लोकसभा में भी कोशिश करता हूँ कि आपका जो कल्चर है चंबा का वो पूरे देश को पता चले। तो इसके लिए क्योंकि मुझे आपने अपना प्रतिनिधि बनाकर दिल्ली भेजा है, तो मैं अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ता, चाहे वो चंबा का थाल हो, चंबा का रुमाल हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो आपके ब्रांड एम्बेसडर है। वैसे किसी भी देश के हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो चंबा का थाल और रुमाल वहां के राष्ट्राध्यक्ष को भेंट करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री, इसलिए आप सबका खासकर बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं क्षमा करें, हमारे बड़े वरिष्ठ मित्र हैं, जैसे कि नाम ही ले पाया, मेरे बड़े प्रिय मित्र डॉक्टर साहब डॉक्टर धर्मेंद्र जी यहाँ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। केशव जी यहाँ है और बहुत से सभी आदरणीय मित्रों को। और भद्रवा से, बड़ी से, पालमपुर से, मैं भाई साहब को देख रहा था कि पालमपुर से यहाँ कहाँ पहुँच गए, कितनी कितनी दूर से सभी मित्र लोग यहाँ आए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद। हमारे और जैसा इन्होंने कहा है कि 5 लाख की जो सहयोग राशि है वो अभी देंगे और 4 साल और बाकी हैं, तो कम से कम अगर साल में 2 लाख भी हम देके चले तो 4 दूने 8, 8 और 5 13, तो हमारी ऊपर वाली मंजिल जो है कंप्लीट हो जाती है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा महोदय कि आपने ये घोषणा जो है इस मंच से की है। और मैं एक नाम और लेना चाहूँगा, हमारे बीच में वरिष्ठ अतिथि श्रीमान चरणलाल शर्मा जी हैं। इन्होंने घोषणा की है कि 21,000 रुपये अभी जो है इस संस्था को दे रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल महाजन जी थे, शायद अभी निकल गए वो, तो उन्होंने भी अभी जो है वो 5,000 की राशि जो है वो इस छात्रावास के लिए दी है। मैं आपका भी हार्दिक आभार करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब जैसा कि एक प्रक्रिया होती है और किसी भी चीज़ का शुभारंभ होता है तो उसका समापन भी होता है, तो उस कड़ी में
औपचारिकता निभाने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे जो नगर के अध्यक्ष हैं श्री योगेश महाजन जी, वो आए और धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो आपके समक्ष रखें। डॉक्टर राजीव सांसद श्री योगेश महामंत्री कल्याण आश्रम श्री रविंद्र कुमार जी, सेवानिवृत्त महानिदेशक बिहार श्री चमनलाल शर्मा जी, पूर्व सदस्य जनजाति सलाहकार समिति श्री सुरेश ठाकुर जी, सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड श्री बड़ोत्रा जी, अध्यक्ष विभागीय कल्याण विभाग। आप सब ने अपना मौके कीमती समय निकाल कर इस आश्रम के समारोह में आकर चांद लगा दिए, इसके लिए मैं सबका हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जनराज जी, MLA बरमौर क्षेत्र, श्री पवन अय्यर जी, ex-MLA चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी, श्री अनुज जी, ग्राम पंचायत प्रधान गणवता, आपने भी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस आश्रम के समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं पहले से आपका धन्यवाद करता हूँ।